हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम लोग एईडीओ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो दिख रहा होगा कि भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है क्या। ऑप्शन नंबर ए, सशस्त्र बलों का समर्थन। ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा का विश्वास। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का विश्वास। ऑप्शन नंबर डी, जनता का समर्थन। तो याद रखिए कि प्रधानमंत्री जो है वो तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे क्या होता है, लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। मैंने थ्योरी क्लासेस में भी ये वाली जो है पढ़ाया है ये सारी चीजें। याद रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्री परिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, तथा मंत्री परिषद संविधान के आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 3 के तहत किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्री परिषद को क्या करना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। आगे देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है। तो याद रखिए, भारत के प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है, जब तक उसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त है तब तक उसका कार्यकाल है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। तो याद रखिए कि जो सरकारी आयोग है उसका जो गठन है वो केंद्र राज्य संबंधों के बारे में अपना रिपोर्ट देने के लिए हुआ था। और याद रखिए, इसका जो गठन था सरकारी आयोग का, ये कब हुआ था, 1983 में हुआ था, जबकि 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। आगे देखिए, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान के द्वारा पदस्थ कर दिया था। तो वह थे वीपी सिंह। आगे देखिए क्या लिखा है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते हैं वो शामिल होते हैं। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है ये कब हुआ था, 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में। और इसके जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के, कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। दो क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। और बाकी ये क्वेश्चन तो है ही कि कौन शामिल होते हैं, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। और याद रखिए, जो नीति आयोग है ना, नीति आयोग के भी सभी सदस्य जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद के मेंबर होते हैं। आगे देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय एकता परिषद का जो अध्यक्ष है वह कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। कौन होते हैं राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद का बेसिकली जो गठन हुआ था वह हुआ था 1961 में। कब हुआ था, 1961 में, याद रखिएगा। और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं को निपटाने के लिए जो है वो राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया था। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस परिषद की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 1962 में हुई थी। और ये भी याद रखना है कि राष्ट्रीय एकता परिषद के भी जो बेसिकली अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या लिखा है, भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार जो है वो किस संस्था को है। तो वह है भारत के उच्चतम न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा इस बात को। फिर देखिए, अधीनस्थ न्यायालय का पर्यवेक्षण कौन करता है। तो अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं उसका जो पर्यवेक्षण करता होता है वो होता है हाई कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट। आगे देखिए, औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना खालिस्तान के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। याद रखना है कि इस टाइम पे जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसके अनुरूप वर्ष 1937 में भारत में क्या हुई थी, एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी नई दिल्ली में। कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में। इसको भी याद रखना है, कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। आगे देखिए, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम क्या है। तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम वर्तमान में के हिसाब से कौन है, बताइए। अभी चेंज हुए हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम क्या है। आगे देखिए, भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति
राष्ट्रपति करते हैं। देखिए भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 124 खंड 2 है उसके अनुसार उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना क्या समझे, आवश्यक समझे, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को क्या करेगा, नियुक्त करेगा। कौन, प्रेसिडेंट। देखिए यहाँ लिखा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है, तो याद रखिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ जो है वो जबलपुर में है, याद रखिएगा। और अगर खंडपीठ की बात किया जाए तो वो ग्वालियर और इंदौर में है, लेकिन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो पीठ है वो जबलपुर में। आगे देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, तो याद रखिएगा 65 वर्ष की उम्र में। देखिए यहाँ लिखा है कि संविधान के आर्टिकल नंबर 124 के खंड 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो क्या है, 65 वर्ष है। आगे देखिए क्या लिखा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं, तो याद रखिए वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। आगे देखिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्षिता आयु कितनी है, तो याद रखिए ये है 65 वर्ष। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा परमादेश। क्या हो जाएगा, परमादेश। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो परमादेश है वह किसके खिलाफ जो है वो किस पदाधिकारी के विरुद्ध जो है वो लागू की जा सकती है, केवल और केवल किसी सरकारी अधिकारी की। और परमादेश की जो मांग है वो किसी भी सरकारी प्राधिकारी के विरुद्ध की जा सकती है जो कि अपने लोक या फिर सांविधिक कर्तव्य या फिर मान लीजिए कोई भी ड्यूटी या फिर दायित्व का पालन करने से क्या कर देता है, इनकार कर देता है। उस टाइम पे बेसिकली यह जारी की जा सकती है किसी बड़े पदाधिकारी के द्वारा। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है बताइए। देखिए भारतीय संविधान का जो अंतिम व्याख्याता है वो सर्वोच्च न्यायालय है, मैंने ये पहले भी आपको पढ़ाया है। देखिए यहाँ पे लिखा है संविधान का जो आर्टिकल नंबर 132, 133 और 228 है उसमें संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। और उच्च न्यायालय से ऐसे मुकदमों को जिनमें कि संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित हो तो सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय हेतु भेजा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से किस में भेजा जा सकता है, उसे सुप्रीम कोर्ट में भेजा जा सकता है। आगे देखिए संविधान की व्याख्या कौन करता है, तो जो संविधान है उसकी व्याख्या कौन करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। आगे देखिए भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है, तो भारतीय संविधान का जो अभिरक्षक है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। देखिए भारतीय संविधान के अभिरक्षक के रूप में न्यायपालिका को स्वीकार किया गया है, किंतु उपयुक्त विकल्प के आधार पर भारत का मुख्य न्यायाधीश ही अभिष्ट आंसर होगा। आगे देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, तो यह उसकी मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। मैंने ये वाला आप लोगों को थ्योरी क्लासेस में अच्छे से बताया भी है, सारे उनके जितने भी अधिकारिता क्षेत्र होते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि आर्टिकल नंबर 131 में क्या बात कही गई है, तो आइए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की जो शक्ति है वो मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। साथ ही दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों का निपटारा और भारत सरकार एवं कुछ राज्यों का अन्य राज्यों के साथ विवादों का निपटारा करने की शक्ति भी मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। फिर देखिए अगला, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता जो है वो अनिवार्य नहीं है, तो याद रखिए कौन सी अर्हता इसमें से अनिवार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी कि आयु जो है वो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ऐसा नहीं कहा गया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए, बल्कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे भारत का नागरिक उसे होना चाहिए, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक उसको क्या होना चाहिए, एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका होना चाहिए, फिर उसे एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए।
ये सारी चीज़ें जो है कौन से आर्टिकल में बोली गई हैं, तो इसकी जो अर्हताएँ हैं वो आर्टिकल नंबर 124 के खंड 3 में बोली गई है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए, तो ये 10 वर्ष का। आगे देखिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है, तो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनके लिए भारत के किसी भी न्यायालय में जो है वकालत करने की मनाही होती है। याद रखिए यह बात जो है वो आर्टिकल नंबर 124 के खंड 7 में कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश हैं, तो उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं, 31 न्यायाधीश हैं, जिसमें कि 30 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 124 के अनुसार, आर्टिकल नंबर 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य तथा 7 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था मूल रूप से की गई थी, परंतु 1986 के प्रावधान के अनुसार एक मुख्य और 25 अन्य न्यायाधीशों की संख्या निश्चित की गई। वर्ष 2009 में पुनः उच्चतम न्यायालय की संख्या में वृद्धि होकर के एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश की जो है वो व्यवस्था कर दी गई। अतः वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो कुल संख्या है वह कितनी है, वह है 31। कितनी है बताइए, 31 है। आगे देखिए उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25। कितने हो जाएंगे, 25। लेकिन वर्तमान के हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को देखें तो वर्तमान में आप लोगों को पता है कि 30+1 का जो है रेशियो है, इस हिसाब से क्या हो जाएगा, 30। आगे देखिए लिखा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है, बताइए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। याद रखिएगा, याद रखना है कि उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश जो है वो अपने पद से तब तक जो है वो नहीं हटाया जा सकता जब तक कि सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर हटाए जाने का जो एक तरीके से बोल सकते हैं प्रस्ताव है वो संसद के प्रत्येक सदन में बहुमत के द्वारा जो है वो पारित ना हो जाए। आगे देखिए लिखा है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। वकील के रूप में काम करने की अनुमति किसे नहीं होती है, तो उस उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है। देखिए क्या लिखा है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 220 है यानी 220 है उसमें यह उपबंध जो है वो किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश पद पर आसीन रह चुका हो उच्चतम न्यायालय या फिर अन्य उच्च न्यायालयों को छोड़कर भारत के किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस का कार्य नहीं करेगा। जिस उच्च न्यायालय में वह न्यायाधीश रहा है उस उच्च न्यायालय में भी वह प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। यह बात जो है साफ साफ कही गई है। फिर आगे देखिए राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का जो अधिकार है वह किसको है, तो वह है उच्च न्यायालय को। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 327 है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 327 के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन निर्वाचन संबंधी समस्त विवादों जिसमें कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को छोड़कर खालिस्तान के निपटारे की जो शक्ति है वो किसमें निहित होती है, उच्च न्यायालयों में निहित होती है। देखिए लिखा है न्यायपालिका के द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं, तो बताइए क्या कहते हैं, निर्णय विधि कहते हैं। याद रखिएगा न्यायपालिका जो कानून बना देती है ना उसे क्या बोलते हैं, निर्णय विधि। यानी कि धीरे धीरे इस प्रकार की जो विधि है वह अपना स्थान बना लेती है और निर्णय देने में भी फिर इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे केसेस पढ़े होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मिनर्वा मिल्स केस हो गया या फिर केशवानंद भारती हो गया। इस तरीके के इंपॉर्टेंट केस जो है उसमें कहीं ना कहीं एक निर्णय दिया जाता है और वह निर्णय जो है वो बाद के निर्णय को देने में प्रयोग में आते हैं। फिर देखिए सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद जो है वो असंवैधानिक है। बंद यानी आप लोग समझ सकते हैं बंदी, बंदी क्या है, असंवैधानिक है। ऐसा किस उच्च न्यायालय ने घोषणा किया था, केरल उच्च न्यायालय ने इस बात को घोषित किया था कि बंद जो है वह क्या है, असंवैधानिक है।
ये हुआ था 1997 में। 1997 में भरत कुमार के पछिला बनाम एक केरल राज्य मामला आया था। उसमें केरल उच्च न्यायालय के द्वारा बंद को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मान्यता दे दी थी। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राजनीति के निदेशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की थी? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गोलकनाथ का मामला। और मैंने विस्तार से आप लोगों को जो गोलकनाथ का मामला है वो पढ़ाया है थ्योरी क्लासेस में, तो आप एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। देखिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो केस आया था, मैंने पहले भी बताया 1967 में आया था, ठीक है। इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या बोला कि मौलिक अधिकारों को नीति निदेशक सिद्धांतों के ऊपर क्या है, वरीयता प्राप्त है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका। उसके अलावा देखिए, उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो। बताइए। देखिए, ऑप्शंस जो है ना, ये चारों ही ऑप्शंस गलत है, क्योंकि अगर मान लीजिए सत्र न्यायालय ने आपको 7 वर्ष या फिर 7 वर्ष से ज्यादा की जो है वो सजा दी है, तब जाकर आप जो है वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उसके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो बताइए किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन आप लोगों को मैंने बताया है उस टाइम पे बेसिकली सदन की समस्त संख्या के जो बहुमत है, उपस्थित और मत देने वालों की कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा उसको समर्थित होना चाहिए संसद के प्रत्येक सदन में, तभी उस सत्र में फिर राष्ट्रपति के समक्ष उसको रखा जाएगा और फिर राष्ट्रपति आदेश जो है वो देंगे, फिर उसके बाद ऐसा होगा। आगे देखिए, भारत के उच्च न्यायालय को क्या प्राप्त है? तो भारत के उच्च न्यायालय को, सॉरी यहाँ पर उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट लिखा है। उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकार और अपीलीय और परामर्शीय अधिकार क्षेत्र जो है वो प्राप्त है। देखिए, याद रखिएगा कि जो मूल अधिकार है वह आर्टिकल नंबर 131 के अंतर्गत प्राप्त है। अपीलीय अधिकार जो है, अपीलीय अधिकार वह किसके अंतर्गत प्राप्त है? आर्टिकल नंबर 132 के अंतर्गत प्राप्त है। परामर्शीय अधिकार क्षेत्र जो है वो आर्टिकल नंबर 143 के अंतर्गत प्राप्त है। इस बात को याद रखिएगा। और संविधान का जो आर्टिकल नंबर 143 है उसमें बात कही गई है कि उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के परामर्श देने की अधिकारिता है। मतलब कि जो उच्चतम न्यायालय है वह क्या कर सकता है? राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। और आप लोगों को बता दूं कि जो आर्टिकल नंबर 133 है उससे लेकर 136 तक उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता क्षेत्र है। फिर देखिए, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो अंतिम अपीलीय न्यायालय जो है वो कौन सा है? उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अंतिम अपीलीय न्यायालय है। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 132 के तहत उच्चतम न्यायालय की सिविल दांडिक यानी कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील जो होगी वो कहाँ होगी? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में होगी। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 323 ए। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? 323 ए। आगे देखिए, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो ये नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 233 खंड 1 है उसके तहत किसी भी राज्य के जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह जो है उच्च न्यायालय के परामर्श से उस राज्य का राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? तो आप लोगों को पता होगा इजीली कि पर्यावरण संरक्षण एवं वन संरक्षण के मामलों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल देखता है। इस बात को
याद रखिएगा। अब देखिए मैच द कॉलम है, सबसे पहले संघ राज्य क्षेत्र और उसका कार्य क्षेत्र का उच्च न्यायालय दिया हुआ है। आइए मैच कर लेते हैं। सबसे पहले है पांडिचेरी, याद रखिए पांडिचेरी का हो जाएगा मद्रास उच्च न्यायालय। फिर उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। बहुत बार एग्जाम में PYQ में ये चीज रिपीट हुआ है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधीन जो है वो कार्य क्षेत्र है उसका, तो याद रखिएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। लक्षद्वीप का है केरल उच्च न्यायालय और दमन और दीव का है बम्बई उच्च न्यायालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को। आगे देखिए देश का जो प्रथम विधि अधिकारी है वह कौन है, वह है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसे बोलते हैं, ठीक है। यह देश का प्रथम विधि अधिकारी है। फिर देखिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो है लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट जो है किसको प्रस्तुत करते हैं, तो यह प्रेसिडेंट को प्रस्तुत करते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की किस समिति से जुड़ा हुआ है, तो यह लोक लेखा समिति से जुड़ा हुआ है। मैंने पहले बताया लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं, 7 और 15 का रेशियो है, जिसमें 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं और जो 15 है वो लोकसभा से होते हैं। आगे देखिए भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, चुनाव आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग में से किसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन निश्चित उपबंधों के आधार पर की गई थी, तो ये हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग एवं चुनाव आयोग। आगे देखिए अखिल भारतीय सेवा के जो सदस्य हैं वो किसकी सेवा करते हैं, तो वो सेवा करते हैं संघ और राज्य सरकार दोनों की। फिर है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। आगे देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। आगे देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 148 का जो खंड 1 है उसके प्रावधानों के अंतर्गत भारत के बेसिकली CAG की जो नियुक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो यह 6 वर्षों का होता है। याद रखिएगा 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो। अगला देखिए भारतीय महानियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं जिसमें 7 राज्यसभा से और 15 लोकसभा से होते हैं। और महालेखा परीक्षक जो होते हैं CAG जो होते हैं महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति के बारे में आर्टिकल नंबर 148 में उपबंध दिया गया है। आगे देखिए केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है, तो मंत्रिमंडलीय सचिव, जिसे आप बोल सकते हैं कैबिनेट सचिव होता है। फिर देखिए देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ है वह कब हुआ है, बताइए, मैंने बताया है इसको, तो ये हो जाएगा 1952 में। याद रखिएगा इस बात को। आगे देखिए भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो ये प्रेसिडेंट करते हैं। देखिए लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 76 खंड 1 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। न्यायवादी को क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आगे देखिए भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है, तो याद रखिएगा भारत का कोई भी विधि न्यायालय में जो है वो अटॉर्नी जनरल क्या कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। और ये बात अगर बोला जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में बोला गया है मैम, तो ये बोला गया है आर्टिकल नंबर 76 के खंड 3 में बोला गया है, इसको याद रखेंगे। आगे देखिए संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है, तो संसद में अपनी राय देने के लिए भारत के महान्यायवादी को जो है वो आमंत्रित किया जा सकता है। ऐसा बोला गया है आर्टिकल नंबर 88 में। अनुच्छेद नंबर जो 88 है उसमें क्या बोला गया है,
उसमें बोला गया है कि मंत्रियों के साथ साथ जो महान्यायवादी है उसे भी संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने, उसे संबोधित करने का अधिकार प्रदान किया गया है, किंतु उसे संसद में मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। आगे देखिए, कौन सा आयोग जो है वो सांविधानिक उपबंधों के द्वारा स्थापित नहीं है। तो सांविधानिक उपबंधों के द्वारा कौन सा स्थापित नहीं है? योजना आयोग। यह बेसिकली एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक नीति के अनुसार इसको जो है स्थापित किया गया है। बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति के आदेशानुसार इसको गठित किया गया है। सांविधानिक उपबंध मतलब संविधान में जिसका उपबंध है आर्टिकल्स में, जो कि वित्त आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है और चुनाव आयोग है, लेकिन योजना आयोग नहीं है। याद रखिएगा कि यह जो है योजना आयोग, यह केवल एक परामर्शदात्री निकाय के रूप में, और अभी तो योजना आयोग जो है वो चेंज होकर क्या हो गई है? नीति आयोग हो गई है। वह भी क्या है? एक परामर्शदात्री निकाय है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडवाइजरी बॉडी। आगे देखिए, भारत का योजना आयोग योजना आयोग क्या है? तो योजना आयोग इनमें से क्या है? तो ये है एक असंवैधानिक निकाय, यानी कि संविधान के तहत जो है कोई भी ऐसा अनुच्छेद नहीं है जिसमें इसका उपबंध जो है वो दिया गया हो। आगे देखिए, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। और अगर बोला जाए नीति आयोग की, तो नीति आयोग की हो जाएगा 2015 में की गई थी। दोनों ही याद रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधानेतर और असंवैधानिक है? तो मैं बता चुकी हूँ योजना आयोग, जो कि वर्तमान में क्या है? नीति आयोग है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।